ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था जो ऑलरेडी आपके पास में होगा वो क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा, उसके बाद में अपन इसकी जो एक तो अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि मेन डायमेंशन जिसका कवरिंग है वो मेन डायमेंशन में जो पोल पिच है और जो पोल आर्क है जिसमें शुभम ने डाउट पूछा था वो उसी से रिलेटेड है, वो उससे रिजोल्व हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि मैंने प्रीवियसली जो बोला है कि जो पोल आर्क होता है वो आपकी लेंथ एल की इक्वल होता है, और आप पोल आर्क कैसे क्रिएट निकालोगे, जिसको पोल आर्क और पोल पिच का जो रेशियो दे रखा है मल्टीप्लाई करना है आपको पाई डी अपॉन पी से, वो मैं बता दूंगा, वैसे मैंने ये किया है उसके अंदर। तो यही था आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, वो ये था कि मेन डायमेंशन आपकी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ पोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और उसमें ये दे रखा है कि आपका 600 किलोवाट का कोई जनरेटर है और 500 वोल्ट उसकी क्या है आउटपुट वोल्टेज है, और इसके अंदर 900 आरपीएम उसकी स्पीड है, और उसकी एवरेज एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी जो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी है आपकी, वो है आपकी 0.6 वेपर पर मीटर स्क्वायर, और एम्पियर कंडक्टर्स मतलब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी दैट इज योर 35,000, और रेशियो ऑफ पोल आर्क टू पोल पिच साई की जो वैल्यू दे रखी है साई दैट इज इक्वल टू 0.75, ठीक है 0.75, और एफिशिएंसी 91% आपको गिवन है। तो उसको हेल्प करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द मेन डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ पोल्स। तो मेन डायमेंशन तक अपन ने कवर कर लिया था, उसके बाद में आप आगे की बात करते हैं, जिसके अंदर देखो ये कुछ आपको दी हुई है, कुछ असेंशियल कंडीशंस दी हुई है, यू हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज योर पेरिफेरल स्पीड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 milli per second. First one is this particular condition. Second one is frequency of flux reversals should not be greater than 50 hertz. And third one is the current per bus arm not greater than the 400 ampere. And last one is the ampere armature mmf per pole not greater than 7500 ampere. तो उनको यूज करते हुए, और लास्ट में जो बोला है कि एम एम एफ रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप इज 50% ऑफ आर्मेचर। देखो एक चीज इसके अंदर जो उन्होंने बताई है वो ये है कि एक चीज और इसके अंदर पूछी है कि आपको एयर गैप फ्लक्स है ना उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, कि लेंथ ऑफ एयर गैप भी आपको कैलकुलेट करना है, तो वो भी अपन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको मेन डायमेंशन जब फाइंड आउट करनी है तो ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज पी ए इक्वल टू सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन, वेर सी नोट इज द आउटपुट कोफिशिएंट, डी इज द डायमीटर, एल इज द लेंथ, एंड एन इज द स्पीड इन आरपीएस नॉट इन आरपीएम, और सी नोट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी इंटू 10⁻³ when you will calculate or put the values you will get that 207.26, और पी ए है पी नोट अपॉन एन है, पी नोट की वैल्यू आपको 600 दे रखी है 0.91 या 91% आपको एफिशिएंसी दे रखी है, तो द आर्मेचर पावर विल बी 659.34 किलोवाट। पी ए इक्वल टू अगेन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, और यू हैव टू फाइंड आउट द डी स्क्वायर एल इक्वल टू पी ए अपॉन सी नोट इंटू एन, वेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द 0.2126 मीटर क्यूब। अब देखो स्क्वायर जो पोल फेस है उसके अंदर जो ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया है बेसिकली, ये कुछ अलग जो मशीन्स हैं उनके लिए यूज करते हैं, जो मैंने शुभम ने मेरे को डाउट पूछा था और मैंने भी उस चीज़ को दिया तो देखा, तो उसके बाद में एक डाटा अपने पास दिया हुआ है, उस डाटा की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो, देखो आपको गिवन है कि साई दैट इज द रेशियो ऑफ पोल आर्क अपॉन पोल पिच, रेशियो ऑफ पोल आर्क और पोल पिच का रेशियो साई दैट इज गिवन। तो यहाँ से मैं पोल पिच निकाल सकता हूँ, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको क्लास के अंदर, उसी का मैंने पीडीएफ उसी का पीडीएफ मेरे को भेजा था उसने। तो पोल पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पोल पिच होता है पाई डी अपॉन पी, की आपकी पेरीफेरी कितनी है 2 पाई आर, और 2 आर इक्वल टू क्या होता है आपका डी डायमीटर, डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू डायमीटर। तो 2 आर इक्वल टू क्या होता है आपका डी, तो पाई डी अपॉन पी ये क्या हो जाएगी आपकी पोल पिच, और पोल आर्क अगर आप फाइंड आउट करना है तो इसी इक्वेशन से या इसी फॉर्मूले से पोल आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी साई इंटू पोल पिच, साई आपका गिवन है, रेशियो दिया हुआ है, और पोल पिच आपको गिवन है, तो 5 इंटू पाई डी अपॉन पी, और फाई की जो वैल्यू है वो आपको 0.75 गिवन है, 70.75 आपको दी हुई है। तो पोलार्क इक्वल टू, और स्क्वायर पोल फेस के अंदर आपका जो पोलार्क होता है वो लेंथ के बराबर होता है, मतलब जो स्टेटर की लेंथ होती है इट विल बी इक्वल टू द पोलार्क, ये मैंने प्रीवियसली एक क्वेश्चन के अंदर भी करवा रखा है। तो पोलार्क विल बी इक्वल टू एल एंड एल विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू पाई डी अपॉन पी। अब आपको जब आप
इस इक्वेशन को कि डी स्क्वायर एल की जो वैल्यू आई थी आपको, ये वाली जो इक्वेशन है कि डी स्क्वायर एल की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.2126, और जो एल की जो वैल्यू है वो आपको डी की फॉर्मेट में मिल चुकी है, किससे? बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ पोलार्क एंड पोल पिच। जब आपने पोलार्क और पोल पिच का जो रेशियो जब कैलकुलेट किया तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी दिस वन, कि एल की जो वैल्यू है आपकी, एक तो आपका डी स्क्वायर एल इक्वल टू मिल रहा है, एक आपको इक्वेशन मिल रही है एल इक्वल टू दिस वन। ये रिलेशन आपका एल एंड डी में, और वो इक्वेशन क्या आपका डी स्क्वायर इंटू एल, डी स्क्वायर एल की वैल्यू किस, आई थिंक समथिंग 0.21 ये आपकी आ रही है 0.28। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। when you will calculate or solve these equations you will get d, that is diameter of stator will be 0.8155। ये आपकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। और जब d आपको नॉन है, d आपको नॉन है तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक जो अननोन चीज है वो है आपकी p। अब देखते हैं इसी p को फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर आपको ये बोल रखा है कि डिटरमाइन द मेन डायमेंशन नंबर ऑफ पोल। इसने खुद ने बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल आपको फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ पोल अगर जब तक आपको पता नहीं है तो आप जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ पोल आर्क अपॉन पोल पिच कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे आप। पोल पिच कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि पोल पिच के लिए आपका जो इक्वेशन है वो है पाई डी अपॉन पी। ये पी अननोन है आपके लिए, अगर ये पी अननोन है तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, मतलब एल एल भी पी अननोन है आपका, तो जो एल आएगी वो किसकी फॉर्मेट में आएगी? आपकी पी की, क्योंकि पी आपका अननोन है, आपको पता ही नहीं है कि पी की वैल्यू 2 है या 4 है या 6 है। यू डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ पोल्स, और नंबर ऑफ पोल्स नहीं पता है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, और अगर एल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो देखो एक्चुअली मैंने इसका डी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहीं पे लिख दिया, लेकिन सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल, ये नंबर ऑफ पोल कितने आएंगे। तो देखो इसके अंदर एक कंडीशन उसने दी है कि आपकी जो स्पीड है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल, ये सारी की सारी कंडीशन है। द फॉलोइंग आर द डिजाइन कंस्ट्रेंट, यू हैव टू यूज इट। द सेकंड कंडीशन विच इज गिवन टू यू दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। By using this particular condition, we have to find out the number of poles. Frequency of flux reversal should not be greater than 50 hertz. By using this particular condition, we have to find out the number of poles. तो आपको एक फॉर्मूला पता है, आप 306 में या इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में पढ़ रहे हो, दैट बार बार वो फॉर्मूला आपका आता है, एन एस इक्वल टू 120 f अपॉन पी। द सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 f अपॉन पी, 120 f अपॉन पी, ओके, 120 f अपॉन पी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कैलकुलेट ये कर सकता हूँ कि जैसे मान लो मैंने सॉल्व किया वो चीज़, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल्स आपके कितने बचे 20। फ्रीक्वेंसी देखो एक्चुअली ये देखो मैंने एक पहले कंडीशन बताई थी जब मैं सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स के बारे में बात कर रहा था, मैं एक बार शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट को, आपको ध्यान आई थिंक नहीं होगा इस चीज़ का, तो एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड मैं उस डॉक्यूमेंट को शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद में अपन इस टॉपिक पे वापस आएंगे। देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि कोई भी पोल है, अगर आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाओगे, क्योंकि 7 to 8 आपकी कंडीशंस थी, 7 to 8 अलग अलग आपके क्या थे, जिसमें आयरन पार्ट हो गया, कॉपर पार्ट हो गया आपका, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काफ़ी जो नंबर ऑफ पोल्स उस पर डिजाइन कर रहे हैं डिपेंड कर रही थी। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होगी जहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो कुछ क्वांटिटीज में आपको क्या होगा, एडवांटेज फील होगा, मतलब एडवांटेज आपके लिए होगा, लेकिन कहीं कहीं नंबर ऑफ पोल बढ़ाने पे कुछ में क्या होगा, आपको डिसएडवांटेज भी होगा। इस तरह से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोल अगर कम करोगे तो एडवांटेज होगा और कहीं कहीं डिसएडवांटेज होगा। तो फाइनली मैंने कुछ ये चीज़ें बताई थी कि अगर आप इन इन कंडीशंस को अगर फुलफिल करोगे, इफ़ यू विल फुलफिल दीज पर्टिकुलर कंडीशंस, देन यू हैव टू सिलेक्ट नंबर ऑफ पोल्स अकॉर्डिंग टू दैट, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पोल्स आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। यानी
अगर मैंने क्या किया कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में रखता हूँ, 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में रखता हूँ तो मेरे लिए सही है। इस तरह से अगर मैं करंट है, इसकी वैल्यू अगर मैं 200 एम्पियर तक रखता हूँ, करंट पर पैरेलल पाथ है तो भी मेरी सही है, और अगर करंट पर्पस अगर मेरी 400 है तो भी मेरी सही है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ये कुछ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है जिनको मेरे को क्या करना है, यूज करना है। ये सारे क्या है, मेरे डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है जिनको मेरे को यूज करना है। तो इनको यूज करते हुए क्या कर सकता हूँ, मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल कितना होना चाहिए किसी भी मशीन के लिए, 25 से 50 हर्ट्ज। ये चीज़ मेरे को बतानी थी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल है वो 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। अब अगर जिस जो अपन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कितनी से कितनी होनी चाहिए, 25 टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी शुड बी लाई बिटवीन 25 टू 50 हर्ट्ज, इसी के रेंज के बीच में होनी चाहिए। तो आपको पता है सिंक्रोनस स्पीड होती है n इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो f है उसको क्या लिख सकते हो आप, पी एन अपॉन 20, पी एन अपॉन 20। और पी एन अपॉन 20 को क्या लिख दो, एन बाई 60 इक्वल टू क्या होता है आपका आर, आर पी एम, रिवोल्यूशन पर मिनट आपको दिया हुआ है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन पर सेकेंड देन यू हैव टू डिवाइड बाई 60। जैसे अपन ने पहले किया था 900 आरपीएम दे रखा था और आरपीएस कैलकुलेट करने के लिए 900 डिवाइड बाई 60, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मिली सेकेंड आपका आया था कि ये आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएगी सेकंड के अंदर, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो n बाई 60 इक्वल टू एन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पोल एंड द स्पीड इन आरपीएस विल बी इक्वल टू एफ इक्वल टू पी एन अपॉन 2। अब देखो अगर आप ये लेके चल रहे हो कि मान ली मेरा नंबर ऑफ पोल 2 है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पोल मेरे 2 हैं, तो नंबर ऑफ पोल 2 है तो यू हैव टू पुट 2 वैल्यू। और जो ये है ये आपकी 15 है, ये 15 कहाँ से आई थी, ये 15 आई थी, आपने इनिशियली वैल्यू कैलकुलेट की होगी 900 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 900 आरपीएम आपका ये दे रखा है। और ये स्पीड जो कैलकुलेट की थी आपने, क्योंकि 900 आरपीएम उसकी स्पीड दे रखी है और 60 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये 15 आरपीएस आपकी क्या आएगी, 40 आरपीएस नहीं आएगी, 15 आरपीएस आएगी आपकी। रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना है, 15। तो आपने एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 15, तो जब वैल्यू कैलकुलेट की तो यू आर गेटिंग 15 हर्ट्ज। क्या ये फिजिबल है, नहीं फिजिबल है। क्यों फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कौन सी है आपकी 25 टू 50 हर्ट्ज, इसी के बीच में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बट ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 15 हर्ट्ज, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। फिर अपन पी नंबर ऑफ पोल 2 नहीं हो सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज आ रही है और फ्रीक्वेंसी शुड बी लाई बिटवीन 25 टू 50 हर्ट्ज, इसके बीच में होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी आपकी। दो फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज आ रही है तो इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अपन नंबर ऑफ पोल 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल अगर आपने पोल 4 लिए तो जब 4 की वैल्यू पुट कर दी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज है। यस इट इज़ एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में आ रही है, 30 है 50 है, 25 और 50 के बीच में आते हैं। फिर नंबर अब यह बोलोगे कि सर नंबर ऑफ पोल 4 फिक्स हो गए, नहीं आगे भी चलेंगे अपन। जब नंबर ऑफ पोल 6 लिए, when you calculate the frequency you will get 45 hertz. Yes it is also acceptable because it is lying between 25 to 50 hertz. When you are taking the number of poles p equal to 8, p equal to 8 लिए तो your frequency when you put value of p equal to 8 then you will get the frequency that is 60 hertz. It is not acceptable again because it is more than 50 hertz. तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपके पास में p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, p की वैल्यू 8 नहीं हो सकती है। यू कैन हैव आइदर p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 6। तो p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 6 आपका सेटिस्फाइड करता है। टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन क्राइटेरिया,
टू, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल अगर आपको सेटिस्फाइड करवाना है तो नंबर ऑफ पोल्स शुड बी आइदर p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 6, ये दोनों होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि p इक्वल टू 4 भी हो जाएगा, p इक्वल टू 6। किसी भी डीसी मशीन को डिजाइन करोगे तो या तो नंबर ऑफ पोल 4 होंगे उसके अंदर या नंबर ऑफ पोल 6 होंगे। ऐसा तो नहीं है नहीं 4 भी हो जाएंगे 6 भी हो जाएंगे, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब आपके पास में दो चॉइसेज हैं कि आइदर यू हैव टू टेक वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 6। तो इसमें से कौन सा होगा उसकी अपन फर्दर बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखो एक उसने एक कंडीशन और दे रखी है। एक कंडीशन क्या दे रखी है कि आपका जो करंट पर बस आर्म है कि करंट पर बस आर्म नॉट ग्रेटर देन 400 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन को मैं लेके चलता हूँ क्योंकि देखो पेरिफेरल स्पीड की अपन बाद में बात करेंगे। करंट पर बस आर्म शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर। इसको कंडीशन को यूज करते हुए देखते हैं अपन कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने कंडीशन ये लगाई है कि आपकी जो करंट पर बस आर्म है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर। देखो करंट पर ब्रश होता है आपका कि आर्मेचर करंट डिवाइड बाई पी बाई 2। देखो पर ब्रश की बोली बात में देखो अगर मान लो कि आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पी के बराबर है, नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ पैरेलल के बात में लैप वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी आर्मेचर आपकी ब्रश करंट होगी ना वो कितनी होगी आपकी आर्मेचर करंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए, जिसकी वैल्यू क्या है पी। बट ये तो बात हुई ब्रश की, पर एक ब्रश के अंदर आपके दो साइड से करंट आएगी, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी। तो अगर मैं ये जो करंट आई है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डिवाइड बाई 2, मतलब आई ए बाई 2 है या आई ए बाई पी है, उसको भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दिया तो मेरे को पता चल जाएगी कि इस ब्रश की इस आर्म से कितनी करंट आ रही है और इस ब्रश के आर्म से मेरी कितनी करंट आ रही है। तो मैं इसको फॉर्मूले में मॉडिफाइड कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है कि करंट पर ब्रश शुड बी इक्वल टू या फॉर्मूला विल बी इक्वल टू आर्मेचर करंट डिवाइड बाई पी बाई 2, क्योंकि आई ए बाई पी या आई ए बाई ए है ना वो वैल्यू तो आएगी कि ब्रश की वैल्यू कितनी है। ये ब्रश आर्म ही है बेसिकली यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे ब्रश आर्म लिखा हुआ है। इसको अगर ब्रश आर्म में वैल्यू निकालनी है कि एक आर्म में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है करंट की, तो यू हैव टू डिवाइड बाई 2। तो मैंने पी बाई 2 कर दिया। अब आपको पहले सबसे पहले आर्मेचर करंट निकालनी है। नंबर ऑफ पोल तो अभी भी नहीं पता आपको, नंबर ऑफ पोल या तो 4 लोगे या 6 लोगे। अब आपको यही सिलेक्ट करना है कि वेदर यू विल टेक द नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 4 और वेदर यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 6। तो आपको ये पता है कि डीसी मशीन के अंदर या डीसी जनरेटर के अंदर आपका जो वोल्टेज है लोड करंट है वो क्या होगी आपकी कि लोड पावर डिवाइड बाई लोड वोल्टेज। क्योंकि लोड पावर क्या है, जैसे मालूम मैं मान लेता हूँ पी नोट मेरी लोड पावर है, ये किसकी वैल्यू के बराबर होगी करंट इंटू वोल्टेज या वोल्टेज इंटू करंट। आपको ये पता है आउटपुट वोल्टेज कितना है, आपको ये पता है आउटपुट करंट कितनी है। तो आपने क्या कि आई नोट निकाल लिया। आप यहाँ पे ये मान के चल रहे हो कि जो आपके संट में जो करंट है, बेसिकली अगर मैं डीसी संट जनरेटर की बात करूँ तो डीसी संट जनरेटर के अंदर ये मेरा आर्मेचर होगा और ये मेरा यहाँ पे लोड होगा। ये मेरा क्या होगा, देखो एक्चुअली तभी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज में यही डिफरेंस होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पाते हो। वहाँ पे तो इजीली सब चीज़ें पॉसिबल है कि आप जो भी डायग्राम बना चाहते हो इजीली बना सकते हो। खैर कोई बात नहीं। तो ये आपकी लोड करंट ये है, क्योंकि जनरेटर की बात है, जनरेटर में क्या होगा लोड की तरफ करंट जाएगी, यहाँ से करंट आपकी एग्जिट होगी मतलब निकलेगी, कुछ करंट आपकी शंट में जाएगी कुछ करंट आपकी लोड में जाएगी। ये करंट आपकी आर्मेचर करंट। अब आपने लोड करंट फाइंड आउट कर ली, दैट इज आई एल इक्वल टू आई। लेकिन इसने क्या है अप्रोक्सीमेटली ये कंसिडर माना है कि जो शंट के अंदर जो करंट जा रही है वो बहुत ही कम जा रही है, उसको नेग्लिजिबल मान लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर शंट के अंदर 2 एम्पियर करंट जा रही है और इधर मान लो कि आपकी करंट है 400 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इज वेरी मच लेस देन कंपेयर टू 400 एम्पियर। तो वी कैन नेग्लेक्ट इट, या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो लोड करंट है उसको अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि जो आर्मेचर करंट है दैट इज एज सिमिलर एज लोड करंट। लोड करंट विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड आउटपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट करंट वोल्टेज। तो कैलकुलेट किया तो यू आर गेटिंग आई ए दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ या इसको बोलते हैं 1200 एम्पियर, 1200 एम्पियर आपकी करंट मिल गई। अब
सपोज करो कि आपके पास में दो ही पॉसिबल कंडीशन थी कि यू कैन हैव आइदर पी इक्वल टू 4 और पी इक्वल टू 6, जो कि अपन ने यहाँ से कंडीशन निकाली है कि पी की वैल्यू या तो 4 होगी या पी की वैल्यू 6 होगी, दोनों में से कोई सी एक कंडीशन होगी, क्योंकि यही दो नंबर ऑफ पोल्स हैं जो कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि 25 to 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के बीच में आपकी जो फ्लक्स रिवर्सल की जो फ्रिक्वेंसी है दैट शुड लाई, तो इधर पी इक्वल टू 4 और पी इक्वल टू 6। तो अब मेरी दूसरी जो कंडीशन है कि करंट पर बस आर्म है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आपने करंट पर आपने आर्मेचर करंट निकाल ली है, आर्मेचर करंट निकालने के बाद में आपको फॉर्मूला पता है कि आई ए अपॉन पी बाई टू, दिस इज योर फॉर्मूला। तो जब आप इसको इसको और आगे रिजॉल्व करोगे तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसी वैल्यू को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू आई ए, टू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर डिवाइड बाई पी, आई कैन राइट इट, ठीक है। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ पोल अगर 4 आपने वैल्यू डाली है, पी तो अभी भी अननोन है पर आपको ही पता है कि पी की वैल्यू या तो 4 होगी या पी की वैल्यू 6 होगी। जब आपकी पी की वैल्यू 4 पुट की, इसके अंदर जो करंट पर ब्रश आर्म आई है उसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 600 एम्पियर, दैट इज 600 एम्पियर। ओके, सेकेंड वन, जब आपने p की वैल्यू 6 पुट की, when you are putting the value of p that is equal to 6, then you are getting the current per brush arm, that is 2 into 1.2 into 10 to the power 3, that is the value of ia divided by number of pole, that is 6. Then you are getting the value of current per brush arm, that is 400 ampere. It means that, बट आपको कंडीशन क्या दी हुई थी कि करंट पर ब्रश आर्म शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर। when you are putting the value of p equal to 4, you are getting the current per brush arm, that is 600 ampere, and in the case of p equal to 6 you are getting the 400 ampere। इसका मतलब 600 एम्पियर तो 400 एम्पियर से ज़्यादा ही है, यानी जो ये कंडीशन आपको गिवन है, करंट पर ब्रश आर्म दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर, P इक्वल टू अगर आपने 4 पुट किया है, P इक्वल टू 4 पुट किया है, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट पर ब्रश आर्म, दैट इज 600 एम्पियर। मतलब अगर आप नंबर ऑफ पोल अगर 4 सिलेक्शन करते हो तो इस कंडीशन का आपका वोलेशन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही स्टार्टिंग में ये बोल दिया है कि आपका जो करंट पर ब्रश आर्म है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर। ये आपकी फॉलोइंग डिजाइन कंस्टेंट है, वो जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी आपका कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरर को ये बोल रहा है कि सीधी सी बात ये है कि मेरी करंट पर ब्रश आर्म है वो 400 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात ये, आपको इसी तरीके से डिजाइन करना है कि मेरी करंट पर ब्रश आर्म है वो 400 एम्पियर, लेकिन आपने जब P इक्वल टू 4 पुट किया तो आपकी जो करंट पर ब्रश आर्म आई थी वो 600 एम्पियर आई और इसमें 400 एम्पियर। यहाँ से अपन ने दो नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट किए कि आइदर यू कैन हैव द नंबर ऑफ पोल आइदर 4 और 6, बट जब सेकेंड कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड किया तो आपका जो नंबर ऑफ पोल है वो आप निकल के आए कितने, P इक्वल टू 6। इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि आपके नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, 6 होंगे। और जब आपको एक बार नंबर ऑफ पोल्स अगर पता चल गए कि P इक्वल टू 6 अगर आपको पता है, तो जो कंडीशन मैं पहले बता रहा था कि डी स्क्वायर एल, ये वाली कंडीशन कि जिसके अंदर डी स्क्वायर एल की वैल्यू आई थी आपकी 0.2182 आई थिंक, और जो पोल आर्क है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर पोल फेस के अंदर पोल आर्क है दैट इज इक्वल टू लेंथ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.75 इंटू पोल पिच कितना आपका पाई डी अपॉन पी, पोल पिच कितना आपका पाई डी अपॉन पी। पी आपको पता चल गया क्योंकि पी की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ गई, और जब आपको ये पता है तो एल इन टर्म्स ऑफ डी यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, कि एल की जो वैल्यू है डी की फॉर्मेट में यहाँ से आप ले सकते हो। और एक आपको पता है कि डी स्क्वायर एल इक्वल टू गिवन ही है 0.2128 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 0.2128, ये आपको गिवन है। ओके, एक फॉर्मल एक इक्वेशन यहाँ से है, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से है, आप दोनों को सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट डी इक्वल टू 0.8155 मीटर, और बाय सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल आल्सो, क्योंकि डी की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एल आल्सो। ओके, ये तो ये आपकी मेन डायमेंशन की बात। उसके बाद में ओके, तो मेन डायमेंशन आपका कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ पोल्स आपके कैलकुलेट हो गए, लेंथ ऑफ एयर गैप आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ ऑफ एयर गैप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको आर्मेचर एमएमएफ यू हैव टू कैलकुलेट,
आर्मेचर एमएमएफ आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखो क्या है कि करंट पर बस हम शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये तो हो गया अपना काम कंप्लीट। देखो आपको पता है पेरिफेरल स्पीड क्या होती है। देखो पेरिफेरल स्पीड है, देखो एक तो होती है स्पीड, एक तो क्या होती है नॉर्मल स्पीड, रोटर की आपकी स्पीड है कि दैट इज 900 आरपीएम। पेरिफेरल स्पीड है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी इंटू एन। पेरिफेरल स्पीड है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी इंटू एन, वेर इट इज ओके। ये तो पेरिफेरल स्पीड होती है पाई डी इंटू एन, या 2 पाई आर इंटू एन बोल सकते हो आप। पेरीफेर क्यों पेरीफेरल आ रहा है तो पेरीफेरी इंटू पेरीफेरी की डिस्टेंस इंटू स्पीड एन। तो जब आप इसको करोगे तो 2 पाई डी इंटू एन, एन आपको पता ही है, पाई की वैल्यू पता है, डी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर लेना आप, डी की वैल्यू यही आएगी। और एन कितना आपका 900 डिवाइड बाई 60, क्योंकि आरपीएस के अंदर चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 38.42 मिली सेकेंड। ये बेसिकली स्पीड है, मिली सेकेंड का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है मीटर पर सेकेंड, और ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मिली पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड से कम है या नहीं है, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि पेरीफेरल स्पीड शुड नॉट बी ग्रेटर देन, पेरीफेरल स्पीड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आपने कैलकुलेट की तो भी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 38.42 मीटर पर सेकेंड, 38.42 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फ्लक्स रिवर्सल है, उसकी भी एक कंडीशन उसने दे रखी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी अपने नंबर ऑफ पोल अगर 6 कैलकुलेट किए हैं तो उसके बेसिस पे आपकी आ ही रही है, कितनी आ रही है, दैट इज पी की वैल्यू 600, एन की वैल्यू 900, 120, जब क्या 40 हर्ट्ज, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। करंट पर बस हम उसकी देखो, ये जो कंडीशन डिजाइन कंस्ट्रेंट उसने दे रखे हैं कि वी हैव टू सेटिस्फाइड दीज ऑल दीज कंस्ट्रेंट, कि अपने को सारी जो कंडीशंस दी हुई है वी हैव टू फुलफिल इट। ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई कि 40 मिली सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 50 हर्ट्ज का भी हो गया, ये आपकी 400 आई ही है। अब अपन आर्मेचर एमएमएफ की बात करते हैं कि आर्मेचर एमएमएफ है, उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, लेट इट चेक आउट। तो पेरिफेरल स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, करंट पर बस हमें 400 है, दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन, इक्वल है उसके ज़्यादा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 400 तक तो एक्सेप्टेबल है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 400 एम्पियर, तो 400 एम्पियर से ज़्यादा नहीं आ रही है, उसके बराबर ही आ रही है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट है वो है कि आर्मेचर एमएमएफ पर पोल है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7500 एम्पियर। तो इसको चेक करने के लिए देखो क्या है कि आर्मेचर पर पोल, एमएमएफ पर पोल आपको दिए हुए हैं, आपके इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है कि जो एम्पियर कंडक्टर्स हैं आपके, एम्पियर कंडक्टर्स हैं वो है 35,000 दिए हुए हैं, जिसको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी भी अपन बोल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 35,000, ये दी हुई है, एम्पियर कंडक्टर बोलते हैं, एम्पियर कंडक्टर ये वो। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ टन्स, एक टन में 2 कंडक्टर होते हैं, यानी 2 कंडक्टर मिला के 1 टन बनाएंगे। या तो आपने ये चीज़ तो बहुत पहले से पढ़ रखी है, जब आप डिजाइन और वाइंडिंग पढ़ रहे थे तब भी आपको पता था कि एक टन के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम आपने बनाया था, इसमें ये आपका इनएक्टिव पार्ट होता है, दिस इज योर एक्टिव पार्ट, दिस इज ऑल्सो एक्टिव पार्ट। तो एक टन में नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं 2। तो कंडक्टर आपको गिवन है, टन्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर 20 कंडक्टर अगर मेरे दिए हुए हैं, मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ टन्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 10 होंगे, ठीक है, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक टन में 2 कंडक्टर होते हैं, तो 2 कंडक्टर मिला के 1 टन बना लेंगे, तो नंबर ऑफ टन कितने हो गए 10। इससे 100 कंडक्टर दे रखे हैं तो नंबर ऑफ टन्स कितने हो जाएंगे 50। अगर ये बोला जाए कि 25 टन्स दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे 50। तो एम्पियर कंडक्टर यू हैव गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द एम्पियर टन्स। एम्पियर टन्स करने हैं तो 35,000 डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी एम्पियर टन की वैल्यू आएगी। और आर्मेचर एमएमए पर पोल या अगर निकालना है आपको, आर्मेचर एमएमए पर पोल निकालना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एसी डिवाइड बुट, एसी डिवाइड मतलब आर्मेचर जो कंडक्टर हैं, आर्मेचर जो कंडक्टर हैं
उनसे डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो ये एम्पियर टन्स है ना, एम्पियर टन्स है, उन्हीं को तो अपन एमएमएफ बोलते हैं, क्योंकि एमएमएफ का जो एमएमएफ है उसकी जो डायमेंशन होती है वो एम्पियर टन्स ही होती है, ए इंटू टी। जैसे एमएमएफ मतलब ईएमएफ है, उसकी जैसे वोल्टेज होती है, करंट की आपकी एम्पियर होती है, फ्लक्स की आपकी वेबर होती है, उसी से एमएमएफ है उसकी जो डायमेंशन होती है वो एम्पियर इंटू टन्स ही होती है, कि कितनी एम्पियर टन्स उसको एमएमएफ बोलते हैं। तो आपके एम्पियर टन्स कितने आए, वो आए 35,000 डिवाइड बाई 2। तो ये 35,000 डिवाइड बाई 2 ही बेसिकली क्या है, आपके आर्मेचर एमएमएफ है। और आर्मेचर एमएमएफ ये तो टोटल एम्पियर टन्स हुए, उसमें से आर्मेचर एमएमएफ के कितने हैं, मतलब टोटल एम्पियर टन्स या टोटल आपका एमएमएफ है, टोटल एमएमएफ तो कितना निकल के आया 35,000 डिवाइड बाई 2। जब आपको आर्मेचर एमएमएफ निकालना है ना, आर्मेचर एमएमएफ पर पोल निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई द टाउ। टाउ क्या है आपका, पोल पिच। पोल पिच से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोल पाई डी ये तो क्या होगा आपका पेरीफेरी पूरी, वो डिवाइड बाई पोल, नंबर ऑफ पोल अगर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ पोल आपको पता ही है 6 हैं। तो जब आप डी की वैल्यू जो निकल के आई थी वो पुट कर दोगे इसके अंदर, और पोल की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7472.49, जो कि आपकी लेस देन होनी चाहिए 75,000 एम्पियर्स, तो 7500 से आपकी कम आ रही है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जैसे डिटेल में, ये चीज़ें तो काफ़ी आपकी डिटेल में होगी, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपका मेन डायमेंशन के बारे में और नंबर ऑफ पोल्स के बारे में पूछ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। लेंथ ऑफ एयर गैप भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक दो फॉर्मूलेज हैं, तो वो फॉर्मूले जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वो जो भी जैसे ही फॉर्मूले कवर होंगे तो आई विल कवर इट, मेरे इसी क्वेश्चन को वापस लेके मैं लेंथ ऑफ एयर गैप भी आपका कवर करवा दूंगा। तो इस तरीके से आज के जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने सारा का सारा आपको कि मेन डायमेंशन, नंबर ऑफ पोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और इन डिजाइन कंस्ट्रेंट है उनको अपन ने कैसे यूज किया है, कि सारे जितने भी डिजाइन कंस्ट्रेंट है उनको कैसे यूज किया है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज का ये कंप्लीट होता है। अगर आप किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ